नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के इस ऑडियो लेक्चर में। आज हम इस ऑडियो के माध्यम से मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक को सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी एग्ज़ाम यानी यूजीसी नेट, पीजीटी या अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उनके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ISLM कर्व से। ISLM कर्व में सामान्यतः देखा जाता है कि जो IS वक्र होता है वो नेगेटिव ढलान वाला होता है, यानी IS का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है और LM का जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है। ये जो है LM कर्व होता है। तो इसमें हम समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी जो है कब इफ़ेक्टिव होगी और कब लेस इफ़ेक्टिव होगी। जब फ्लैटर होगा IS वक्र, स्टीपर होगा IS वक्र और फ्लैटर होगा LM कर्व और स्टीपर होगा LM कर्व। देखिए, जब IS वक्र फ्लैटर होता है यानी IS वक्र जो है फ्लैटर होता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका मॉनेटरी पॉलिसी जो है इफ़ेक्टिव होती है और फिस्कल पॉलिसी लेस इफ़ेक्टिव होती है। फ्लैटर होता है IS वक्र, तो मॉनेटरी पॉलिसी इफ़ेक्टिव होगी और फिस्कल पॉलिसी लेस इफ़ेक्टिव होगी। और स्टीपर होगा IS वक्र। जब IS वक्र जो है स्टीपर होता है, यानी जब IS वक्र जो है इस प्रकार का होता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफ़ेक्टिव होगी और फिस्कल पॉलिसी जो है इफ़ेक्टिव होगी। देखो, फ्लैटर होता है IS वक्र, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है इफ़ेक्टिव होगी और फिस्कल पॉलिसी लेस इफ़ेक्टिव होगी। और स्टीपर होगा IS वक्र, तो मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफ़ेक्टिव होगी और फिस्कल पॉलिसी जो है इफ़ेक्टिव होगी। और बात करते हैं फ्लैटर LM कर्व। जब जो है LM कर्व फ्लैटर होगा, यानी LM कर्व जो है इस प्रकार का होगा, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है लेस इफ़ेक्टिव होगी और आपका फिस्कल पॉलिसी इफ़ेक्टिव होगी। फ्लैटर LM कर्व के फ्लैटर होने के केस में जो है मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफ़ेक्टिव होगी और फिस्कल पॉलिसी इफ़ेक्टिव होगी। और जब स्टीपर होगा LM कर्व, जब स्टीपर होगा LM कर्व, यानी जब जो है LM कर्व इस प्रकार का होगा, तो मॉनेटरी पॉलिसी इफ़ेक्टिव होगी और फिस्कल पॉलिसी जो है लेस इफ़ेक्टिव होगी। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कब इफ़ेक्टिव होगी? जब फ्लैटर IS वक्र और स्टीपर LM कर्व, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इफ़ेक्टिव होगी। और फिस्कल पॉलिसी कब इफ़ेक्टिव होगी? जब स्टीपर होगा IS वक्र और फ्लैटर होगा LM कर्व, तो आपका क्या होगा? फिस्कल पॉलिसी इफ़ेक्टिव होगी। और यहाँ पे लो S, लो C और हाई मल्टीप्लायर और हाई B का मतलब होता है, लो S का मतलब होता है यानी MPS यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और हाई C का मतलब होता है MPC, हाई है यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है हाई है। और हाई मल्टीप्लायर का मतलब है मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/1 - C। हाई B का मतलब होता है कि सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द इंटरेस्ट रेट। और उसके बाद अगला है IS कर्व और LM कर्व। जब IS कर्व जो है हॉरिजॉन्टल होता है, IS वक्र हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज होता है, तो उस केस में मॉनेटरी पॉलिसी इफ़ेक्टिव होती है। IS वक्र हॉरिजॉन्टल होता है यानी IS वक्र जो है इस प्रकार का होता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी फुल इफ़ेक्टिव होती है और फिस्कल पॉलिसी जो है फुल इनइफेक्टिव होती है। जब IS कर्व हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज होता है,
तो मॉनेटरी पॉलिसी फुल इफेक्टिव होगी और फिस्कल पॉलिसी जो है फुल इनइफेक्टिव होगी। और जब आईएस वक्र जो है वर्टिकल होता है, जब आईएस वक्र वर्टिकल होता है यानी वर्टिकल आकार का होता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है फुल इनइफेक्टिव होगी, मॉनेटरी पॉलिसी फुल इनइफेक्टिव होगी और फिस्कल पॉलिसी फुल इफेक्टिव होगी। देखो आईएस वक्र के हॉरिजॉन्टल होने के केस में जो है मॉनेटरी पॉलिसी फुल इफेक्टिव होगी और फिस्कल पॉलिसी जो है फुल इनइफेक्टिव होगी। और आईएस वक्र जब वर्टिकल आकार का होता है तो उस केस में क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी फुल इनइफेक्टिव होगी और फिस्कल पॉलिसी जो है फुल इफेक्टिव होगी। उसी प्रकार आईएस जब एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होता है तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का क्या इफेक्ट रहता है। देखो जब एलएम कर्व जो है हॉरिजॉन्टल होता है, एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल होता है तो उस केस में जो है मॉनेटरी पॉलिसी फुल इनइफेक्टिव होगी। जब एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल होगा मॉनेटरी पॉलिसी फुल इनइफेक्टिव होगी। और एलएम कर्व जब हॉरिजॉन्टल होता है तो फिस्कल पॉलिसी जो है फुल इफेक्टिव होगी। एलएम कर्व के हॉरिजॉन्टल होने के केस में जो है फिस्कल पॉलिसी फुल इफेक्टिव होगी और मॉनेटरी पॉलिसी जो है फुल इनइफेक्टिव होगी। उसी प्रकार एलएम कर्व के वर्टिकल होने के, एलएम कर्व जब वर्टिकल आकार का होता है तो उस केस में मॉनेटरी पॉलिसी जो है फुल इफेक्टिव होगी, मॉनेटरी पॉलिसी फुल इफेक्टिव होगी और फिस्कल पॉलिसी जो है फुल इनइफेक्टिव होगी। एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल होगी तो मॉनेटरी पॉलिसी फुल इनइफेक्टिव होगी और एलएम कर्व के वर्टिकल होने में मॉनेटरी पॉलिसी फुल इफेक्टिव होगी। इसके बाद अगला है देखो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का क्या प्रभाव रहता है। जब जीरो कैपिटल मोबिलिटी या इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी और परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी होती है तो उस केस में जो है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का क्या प्रभाव रहता है तो जानते हैं। यहाँ पे जीरो कैपिटल मोबिलिटी का मतलब होता है कि कैपिटल का आउटवर्ड और इनवर्ड कोई मोबिलिटी नहीं होगी, यानी कि कैपिटल कोई मोबिलिटी नहीं होगी, जीरो कैपिटल मोबिलिटी। इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी का मतलब होता है कि इसमें जो है कैपिटल एक स्थान से दूसरे स्थान थोड़ा बहुत जा सकता है या थोड़ा बहुत जो है कैपिटल की मोबिलिटी हो सकती है या मूव ऑन कर सकता है। और उसके बाद परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी का मतलब होता है कि कैपिटल का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान परफेक्टली यानी जा सकता है, इधर उधर या आउटवर्ड इनवर्ड कर सकता है। देखो जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट यानी स्थिर विनिमय दर के केस में जब जीरो कैपिटल मोबिलिटी होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी नो इफेक्ट, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी पे जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी पे जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मॉनेटरी पॉलिसी पे। और परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में जो है उसमें भी मॉनेटरी पॉलिसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी नो इफेक्ट। और उसके बाद फिस्कल पॉलिसी पे जब जीरो कैपिटल मोबिलिटी हो गया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में तो फिस्कल पॉलिसी में जो है कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, नो इफेक्ट होगा। और उसके बाद जब इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी होगा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंतर्गत तो फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिवनेस इंक्रीज विथ मोबिलिटी, यानी कि फिस्कल पॉलिसी जो है इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में, यानी जब कैपिटल में जो है थोड़ा सा परिवर्तन होगा तो फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होगी और इंक्रीज विथ मोबिलिटी, यानी कि कैपिटल मोबिलिटी का जो है वो इंक्रीज होगी। और जब परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी के केस में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में जो है फिस्कल पॉलिसी फुल इफेक्टिव होगी। फिस्कल पॉलिसी फुल इफेक्टिव कब होगी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंतर्गत जब कैपिटल की परफेक्ट मोबिलिटी होगी। और उसी प्रकार
हम जानते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, यानी कि जब जो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होगा तो उस केस में मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में क्या प्रभाव रहेगा, जब जीरो कैपिटल मोबिलिटी, इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी या परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी होगा। देखो जब क्या होता है कि जीरो कैपिटल मोबिलिटी होता है, यानी जीरो कैपिटल मोबिलिटी होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंतर्गत, जीरो कैपिटल मोबिलिटी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंतर्गत, तो मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव डिपेंड्स ऑन स्लोप ऑफ आईएस एंड एलएम कर्व, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करेगा आईएस और एलएम के स्लोप पर, यानी ढाल पर, ठीक है। और इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी अकॉर्डिंग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, यानी जब इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी होगा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंतर्गत, तो मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगी इंक्रीज विद मोबिलिटी, यानी कि जो कैपिटल का मोबिलिटी है या एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन होने की जो मोबिलिटी है वो इफेक्टिव होगी और इंक्रीज होगी इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी के अंतर्गत, ठीक है। और उसके बाद परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में जो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंतर्गत मॉनेटरी पॉलिसी जो है फुल इफेक्टिव होगी। और अब बात करते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंतर्गत जो है फिस्कल पॉलिसी कब इफेक्टिव होगी, कब जो है इफेक्टिव नहीं होगी। देखो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंतर्गत जब जीरो कैपिटल मोबिलिटी होती है तो फिस्कल पॉलिसी जो है इफेक्टिव होगी डिपेंड्स ऑन स्लोप ऑफ एलएम कर्व। देखो इफेक्टिव तो होगी लेकिन वो क्या किस पे डिपेंड करेगी, एलएम कर्व पे। और मॉनेटरी पॉलिसी किस पे डिपेंड करेगी, आईएस और एलएम दोनों पे, ठीक है। और उसके बाद इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, जब जो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंतर्गत इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी होगी तो फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होगी डिक्रीज विथ मोबिलिटी, यानी कि उसका जो इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी का है वो जो है कैपिटल की जो मोबिलिटी है या एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे क्या करेगी, कम होगी। और परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंतर्गत जब परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी होगा तो फिस्कल पॉलिसी पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो ठीक है। और अगला है क्रोनोलॉजी ऑफ बिजनेस साइकिल, यानी बिजनेस साइकिल की कुछ थ्योरियां हैं जिसमें पहली थ्योरी है सन स्पॉट और क्लाइमेट थ्योरी, सन स्पॉट और क्लाइमेट थ्योरी। तो सन स्पॉट और क्लाइमेट जो थ्योरी दिया है वो दिया है आपका विलियम स्टैनले जेवेंस एंड लेटर बाय मोर्रे ने दिया है। सन स्पॉट और क्लाइमेट थ्योरी किसने दिया है, विलियम स्टैनले जेवेंस और लेटर बाय मोर्रे ने कब दिया था, 1875 में दिया है, ठीक है। सन स्पॉट थ्योरी कब आई है, 1875 में। और किसने दिया, विलियम स्टैनले जेवेंस और लेटर बाय मोर्रे ने। और जो बिजनेस साइकिल की जो दूसरी थ्योरी है वो है साइकोलॉजिकल थ्योरी, यानी मनोवैज्ञानिक थ्योरी। वो है ये थ्योरी जो है कब आई थी, 1909 में आई थी, ठीक है, यानी 1909 में आई थी साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। यानी ये जो साइकोलॉजिकल थ्योरी है ये दिया है पिगू और बेवरिज ने। किसने दिया है, पिगू और बेवरिज ने दिया है, ठीक है, साइकोलॉजिकल थ्योरी। और उसके बाद हॉटरे थ्योरी ऑफ मॉनेटरी थ्योरी, हॉटरे ने दिया था थ्योरी ऑफ मॉनेटरी थ्योरी, ठीक है। हॉटरे ने दिया था, कब दिया था, 1926 में दिया था थ्योरी ऑफ मॉनेटरी थ्योरी बिजनेस साइकिल की, ठीक है। और उसके बाद इनोवेशन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, जो इनोवेशन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल है वो किसने दिया है, शुम्पेटर ने दिया है। कब दिया है, 1927 में। उसके बाद अगला है वॉन हायक्स थ्योरी और ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी, यानी कि जो ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी है वो दे रखा है हायक ने। कब दिया था, 1930 में। और उसके बाद अंडर कंजप्शन थ्योरी, यानी जो अंडर कंजप्शन थ्योरी दे रखा है वो किसने दे रखा है, मार्क्स, माल्थस और हॉब्सन डेवलप्ड, यानी मार्क्स और माल्थस ने दिया था और हॉब्सन ने डेवलप किया 1930 में, ठीक है।
और उसके बाद कॉब वेब थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, यानी कॉब वेब मॉडल जो दे रखा है वो दे रखा है शुल्ट्ज, जॉन टिनबर्जन और यू रेसी ने। कब दिया है? 1930 में। कॉब वेब थ्योरी कब आई थी? 1930 में। किसने दिया है? शुल्ट्ज, जॉन टिनबर्जन और रिस्सी ने। और उसके बाद सैमुअल्सन मॉडल जो है वो दे रखा है सैमुअल्सन ने, वो दे रखा है 1939 में। और उसके बाद रियल बिजनेस साइकिल या इन ग्रोथ डेवलपमेंट, तो ये दे रखा है रियल बिजनेस साइकिल प्रेसोट, केल्डन, बैरो और किंग लॉन्ग प्लोसर ने दिया है। कब दिया है? 1980 में। केन्स ने दे रखा है बिजनेस साइकिल 1930 में। उसके बाद कार्डोन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, कार्डोन ने जो है 1940 में दिया है। और उसके बाद हिक्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, हिक्स ने कब दिया है? 1950 में। उसके बाद गुडविन ट्रेड साइकिल, गुडविन ने 1967 में दिए है ट्रेड साइकिल की थ्योरियाँ। ये जो है कुछ ट्रेड साइकिल की थ्योरी थी जो यूजीसी नेट या अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जा सकता है। पहला थी सन स्पॉट और क्लाइमेट थ्योरी, दूसरी साइकोलॉजिकल थ्योरी, तीसरी हॉटरे थ्योरी ऑफ मॉनेटरी थ्योरी, हॉटरे ने दिया था थ्योरी ऑफ मॉनेटरी थ्योरी। अगला था इनोवेशन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, एंड अगला था ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी जो कि हायक ने दी थी। उसके बाद अंडर कंजस्पन थ्योरी, उसके बाद कॉबवेब थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल यानी कॉबवेब मॉडल के नाम से भी जिसे जाना जाता है। उसके बाद सैमुअल्सन का मॉडल है। उसके बाद रियल बिजनेस साइकिल, उसके बाद कीन्स ने थ्योरी दिया है, फिर कार्डोन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, हिक्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल एंड गुडविन ट्रेड साइकिल। ठीक है। अगला है थ्योरी ऑफ कंजप्शन इन टू पीरियड मॉडल, यानी कि जो कंजप्शन की जो थ्योरियाँ हैं वो है, पहली जो कंजप्शन की थ्योरी थी थ्योरी ऑफ कंजप्शन इन टू पीरियड मॉडल, यह जो है किसने दिया है? इरविंग फिशर ने 1930 में दिया है थ्योरी ऑफ कंजप्शन इन टू पीरियड मॉडल। इरविंग फिशर ने कब दिया है? 1930 में। और उसके बाद अगला है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस जो है जेम कीन्स ने दे रखा है 1936 में। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस किसने दिया है? कीन्स ने 1936 में। उसके बाद कुजनेट्स पजल और कंजप्शन पजल, कुजनेट्स का जो पजल है और कंजप्शन पजल है वो साइमन कुजनेट्स से दिया था 1946 में। उसके बाद रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ड्यूजनबेरी ने दिया है। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस कब दिया था? 1949 में। और उसके बाद अगला है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है वो दे रखा है मिल्टन फ्रीडमैन ने 1957 में। और अगला है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। जो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस थी यानी जीवन चक्र परिकल्पना वो दे रखा है एंडो मोडिग्लियानी ने 1963 में। और उसके बाद अगला है रैंडम वॉक हाइपोथेसिस। जो रैंडम वॉक हाइपोथेसिस है वो दे रखा है आपका रॉबर्ट हाल ने कब दिया है? 1978 में। ये जो है कुछ ट्रेड थ्योरियाँ हैं, कंजप्शन की जो थ्योरियाँ हैं। पहली थ्योरी थी थ्योरी ऑफ कंजप्शन इन टू पीरियड मॉडल जो कि इरविंग फिशर ने दे रखा है 1930 में। और उसके बाद अगला है आपका एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस जो कि कीन्स ने दे रखा है 1936। कीन्स के पहले भी एक थ्योरी आई थी कंजप्शन की, उसका नाम क्या है? थ्योरी ऑफ कंजप्शन इन टू पीरियड मॉडल। ये पूछा जा सकता है नेट में कि थ्योरी ऑफ कंजप्शन इन टू पीरियड मॉडल किसने दिया या कब दिया? इरविंग फिशर ने 1930 में। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस कीन्स ने 1936 में। उसके बाद कुजनेट्स पजल या कंजप्शन पजल साइमन कुजनेट्स ने 1946 में। उसके बाद रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ये जो है ड्यूजनबरी ने 1949 में। उसके बाद अगला है आपका परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस जो कि फ्रीडमैन साहब ने दिया है 1957 में। उसके बाद अगला है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस जो कि एंडो मोडिग्लियानी ने दिया है।
और रैंडम वॉक हाइपोथेसिस जो कि रॉबर्ट हॉल ने दिया है 1978 में। और उसके बाद अब बात करते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ कैश हेल्ड बाय पब्लिक एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। मनी सप्लाई क्या है, रेफर्स करता है टोटल वॉल्यूम ऑफ कैश हेल्ड बाय पब्लिक एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी, यानी एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पब्लिक के पास कितने कैश होल्ड करके रखा है, वही जो है मनी सप्लाई कहलाती है। मनी सप्लाई इक्वल टू होता है आपका सप्लाई, मनी सप्लाई या इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी इक्वल टू मनी स्टॉक इक्वल टू स्टॉक ऑफ मनी यानी क्वांटिटी ऑफ मनी। ठीक है, अब बात करते हैं हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी को जो है मॉनेटरी बेस यानी आधार मनी के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है M0 से डिनोट करते हैं, यानी कि हाई पावर्ड मनी को जो है M0 से डिनोट करते हैं। और M0 को जो है रिजर्व मनी यानी हाई पावर्ड मनी को किस किस नाम से जाना जाता है, पहला आपका मॉनेटरी बेस के नाम से जाना जाता है, दूसरा इसको जो है डिनोट किया जाता है M0 से, एंड उसके बाद इसको कहा जाता है रिजर्व मनी यानी आरक्षित मनी भी कहा जाता है। इसको इक्वल टू होता है टोटल लाइबिलिटी ऑफ RBI, यानी टोटल लाइबिलिटी कितनी है RBI के पास, इक्वल टू मनी क्रिएटेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय RBI एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी मनी कितना क्रिएट किया प्रोड्यूस बाय RBI एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इक्वल टू एक्सेस रिजर्व प्लस रिक्वायर्ड रिजर्व इक्वल टू कॉमर्शियल बैंक रिजर्व प्लस नोट एंड कॉइन्स। यानी कि हाई पावर्ड मनी को में क्या क्या आता है, इसको पहले मॉनेटरी बेस कहा जाता है। मॉनेटरी बेस को जो है M0 से डिनोट किया जाता है और इसको जो है रिजर्व मनी भी कहा जाता है, यानी कि और उसके बाद टोटल लाइबिलिटी ऑफ RBI, यानी कि RBI के बाद जितनी भी लाइबिलिटी है उस वो जो है हाई पावर्ड मनी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद मनी क्रिएटेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय RBI एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि मनी जितना भी मनी का उत्पादन किया जाता है या क्रिएट किया जाता है RBI और गवर्नमेंट के द्वारा, उससे भी जो है हाई पावर्ड मनी कहा जाता है। और उसके बाद एक्सेस रिजर्व और प्लस रिक्वायर्ड रिजर्व इक्वल टू कॉमर्शियल बैंक रिजर्व और नोट एंड कॉइन्स, ये सब जो है हाई पावर्ड मनी के अंतर्गत आती हैं, हाई पावर्ड मनी में इंक्लूड किया जाता है। और उसके बाद हाई पावर्ड मनी को जो है S से डिनोट किया जाता है। इसमें क्या क्या आता है, जो दूसरा फॉर्मूला है हाई पावर्ड मनी का वो है मॉनेटरी लाइबिलिटी ऑफ द RBI, यानी कि मॉनेटरी लाइबिलिटी RBI के पास कितनी है प्लस गवर्नमेंट मनी, यानी कि गवर्नमेंट के पास कितनी मनी है, करेंसी विद द पब्लिक, जो करेंसी है पब्लिक के पास, प्लस रिजर्व प्लस अदर डिपॉजिट विद द RBI, ये जो है हाई पावर्ड मनी के अंतर्गत आती है। यानी कि C+R जो है हाई पावर्ड मनी का फॉर्मूला है, जहाँ पे CR जो है रिजर्व को दर्शाता है और रिजर्व इक्वल टू वैल्यू कैश प्लस बैंक डिपॉजिट विद द RBI स्टैट्यूटरी रिजर्व प्लस एक्सेस रिजर्व। अब बात करते हैं डाटा ऑन M0, यानी हाई पावर्ड मनी का जो डाटा है आर पब्लिश्ड बाय द RBI ऑन वीकली बेसिस। जो हाई पावर्ड मनी पब्लिश किया जाता है वो किया जाता है आपका वीकली बेसिस पे, और दो M1 एंड M3 आर अवेलेबल ऑन फोर्टनाइट बेसिस। जो है M1 एंड M3 जो मुद्रा को डिटरमिन किया जाता है M1, M2, M3, M4, उसमें जो है M1 एंड M3 जो है वो फोर्टनाइट बेसिस पे डाटा आता है। एंड लिक्विडिटी एग्रीगेट यानी L1, L2, L3 जो लिक्विडिटी एग्रीगेट होता है उसमें जो है L1 और L2 का जो डाटा पब्लिश किया जाता है वो मंथली बेसिस पे किया जाता है, और L3 आर डिसमिनेटेड वंस इन ए क्वार्टर, यानी कि L3 को जो है क्वार्टर बेस पे डाटा पेश किया जाता है। अगला है सिंस 1977 फॉर अल्टरनेटिव मेजर ऑफ कैश सप्लाई, यानी कि जो कैश सप्लाई है मनी सप्लाई है उसको
टाइप है मेजर करने की, M1, M2 और M3, M4, ठीक है, हैव इन्वॉल्वड, जिसमें जो है M1 में इट इज़ नाउन एज ट्रांजैक्शन मनी, इसको जो है ट्रांजैक्शन M1 को ट्रांजैक्शन मनी के नाम से भी जाना जाता है, M1 को ट्रांजैक्शन मनी के नाम से भी जाना जाता है। N1 में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? M1 इक्वल टू करेंसी एंड कॉइन विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। M1 में क्या इंक्लूड किया जाता है? करेंसी एंड कॉइन्स विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ कॉमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है M1 में इंक्लूड किया जाता है। और उसके बाद सेकंड है आपका M2 इट इज़ ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एज कंपेयर टू M1, यानी कि M2 जो है एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू M1, यानी M1 के कंपेयर में M2 ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जिसमें इंक्लूड किया जाता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है M1 में? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। और उसके बाद अगला है M3 में क्या इंक्लूड किया जाता है? M1, यानी M1 का मतलब होता है क्या? करेंसी एंड कॉइन विद द पब्लिक डिमांड डिपॉजिट विथ कॉमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। M3 में M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, यानी कि टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम इक्वल टू नेट बैंक क्रेडिट टू द गवर्नमेंट प्लस बैंक क्रेडिट टू द कॉमर्शियल सेक्टर प्लस नेट फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर प्लस गवर्नमेंट करेंसी लाइबिलिटी टू द पब्लिक, माइनस कर देंगे हम नेट नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटी ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। ये है M3 को जो है AMR भी कहते हैं, यानी एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद अगला है आपका M4 को दिस मेजर इंक्लूड टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इन एडिशन टू M3। इसमें जो है टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक को इंक्लूड किया जाता है, यानी M4 इक्वल टू क्या होता है? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है। और उसके बाद सबसे लिक्विड मनी होता है M1 और सबसे कम लिक्विड होता है M4। M1 को जो है नैरो मनी के नाम से भी जाना जाता है और M4 को ब्रॉड मनी के नाम से जाना जाता है। अगला है द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फोकस्ड ऑन द रोल ऑफ मनी एज, यानी कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे यानी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, उन्होंने जो है किस में फोकस किया था? मीडियम ऑफ एक्सचेंज में जो है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने फोकस किया था। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फोकस्ड ऑन द रोल ऑफ मनी एज, यानी मनी के किस में फोकस किया था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने? मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे, यानी कि विनिमय के माध्यम में जो है फोकस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक द एलम कर्व शेड्यूल विल बी द इफ द डिमांड फॉर मनी, यानी कि जो डिमांड फॉर मनी है इज परफेक्टली इन इलास्टिक द एलम कर्व शेड्यूल विल बी, जो एलम कर्व का जो शेड्यूल होगा वो किस प्रकार का होगा? तो जब डिमांड फॉर मनी इज परफेक्ट इंटरेस्ट इन इलास्टिक होगा तो उसमें जो है जो एलम कर्व होगा वो होगा वर्टिकल लाइन का, यानी इस प्रकार का होगा। अगला है इन केंजियन सिस्टम स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी अराइज बिकॉज ऑफ, इनकी केंजियन सिस्टम के अंतर्गत जो है जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी था वो क्या अराइज करता है और उसका क्या कारण था? जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी
जो अराइज करता है वो करता है आपका अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट। और उसके बाद अगला जो है वो है रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन द इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस। क्या दर्शाता है? रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस। इसमें जो है केंज ने मनी डिमांड की जो 3 कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था आपका, एक पहला ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, दूसरा दिया प्रिकॉशन डिमांड फॉर मनी, तीसरा दिया था आपका स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। इसमें जो है ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी और प्रिकॉशन डिमांड फॉर मनी जो है वो इंटरेस्ट इन इलास्टिक थे, यानी इंटरेस्ट जो है वो उस पर इन इलास्टिक थे, और स्पेकुलेटिव डिमांड जो है वो था आपका इंटरेस्ट इलास्टिक। इस प्रकार इन केंजियन सिस्टम स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी अराइज बिकॉज अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट प्लस रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन द इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस। ये जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 1 और 4, यानी कि बी इसका जो है राइट आंसर होगा। अगला है अजर्सन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल थ्योरी, यानी अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजप्शन an individual level of consumption depends not just on current income but also on long run expected earning। यानी अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजप्शन, यानी कि लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजप्शन का क्या है कि एन इंडिविजुअल लेवल ऑफ कंजप्शन, एक इंडिविजुअल की जो कंजप्शन का जो लेवल है वो डिपेंड करता है नॉट जस्ट ऑन करंट इनकम, उसके जो करंट इनकम पर डिपेंड नहीं करता, बट ऑल्सो ऑन ए लॉन्ग रन एक्सपेक्टेड अर्निंग, जो इसका जो लॉन्ग रन से अर्निंग इनकम है उस पर डिपेंड करता है। तो इसका यह जो है अजस्टन राइट होगा। और उसके बाद रीजन है आर इंडिविजुअल आर अज्यूम टू प्लान ए पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड अर्निंग ओवर ए लाइफ टाइम। तो इसका बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। अगला है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मेजर इंक्रीज लाइबिलिटी इन द इकोनॉमी सिस्टम। अगला क्या है कि निम्न में से कौन से उपाय आर्थिक प्रणाली में तरलता में वृद्धि होती है, किन उपायों से जो है तरलता में वृद्धि होती है आर्थिक प्रणाली में, यानी इंक्रीज इन लाइबिलिटी द इन इकोनॉमिक सिस्टम। जब हम जो है नकद आरक्षित अनुपात में कमी करेंगे, यानी रिडक्शन इन द कैश रिजर्व रेशियो, यानी जब हम जो है CRR में जो है बैंक यानी RBI कमी करेगा तो इकोनॉमिक सिस्टम में जो है लाइबिलिटी यानी आर्थिक प्रणाली में जो है तरलता में वृद्धि होती है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है असर्शन और रीजनिंग का अगला क्वेश्चन है ड्यूजनबरी हाइपोथेसिस दैट कंजप्शन इनकम रिलेशन इज नॉट एग्जैक्टली रिवर्सिबल। अगला है कि ड्यूजनबरी ने यह परिकल्पना की कि उपभोग आय संबंध पूर्णतः अनुत्क्रमणीय है, यानी कि ड्यूजनबरी हाइपोथेसाइज्ड दैट कंजप्शन इनकम रिलेशनशिप इज नॉट एग्जैक्टली रिवर्सिबल एंड रीजन है कंजप्शन डिपेंड्स ऑन करंट इनकम। ये जो है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, क्योंकि ड्यूजनबरी ने यह परिकल्पना की कि उपभोग का जो आय संबंध है वो पूर्णतः रिवर्सिबल है। ड्यूजनबरी हाइपोथेसाइज्ड दैट कंजप्शन इनकम रिलेशनशिप इज नॉट एग्जैक्टली रिवर्सिबल, कंजप्शन डिपेंड ऑन करंट इनकम, ये जो है गलत होगा क्योंकि कंजप्शन जो डिपेंड करेगा वो करता है आपका रिलेटिव इनकम पे। अगला क्वेश्चन है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिक्वेंस इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड, यानी कि इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि सबसे ज़्यादा सबसे कम से सबसे ज़्यादा में लगाना है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, उसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। इसका जो अभी रिसेंटली न्यू पॉलिसी रेट बाय RBI इन इंडियन बैंकिंग एज ऑन 6 अप्रैल 2023 में जो रिपोर्ट आई थी RBI की, उसमें जो है SLR जो है यानी स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो है वो है 18%। उसके बाद स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है 6.25। CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो है 4.50%। उसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी MSF जो है वो है 6.75। उसके बाद रेपो रेट है 6.50। रिवर्स रेपो रेट है 3.35। उसके बाद बैंक रेट है 6.75। देखो सबसे कम क्या है, रिवर्स रेपो रेट, तो रिवर्स रेपो रेट जो है सबसे पहला होगा, यानी कि रिवर्स रेपो रेट। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है रेपो रेट। रेपो रेट कितना है 6.50% रेपो रेट है। फिर उसके बाद रेपो रेट के बाद हो गया आपका MSFR। MSFR कितना है, MSF जो है 6.75। और उसके बाद अगला होगा SLR। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेक्ट करना है। पहले कौन सा थ्योरी आई थी, हायक थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, दूसरा फिशर थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, तीसरा जॉर्गन्स थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, चौथा मार्कोविट्ज थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसमें से जो है कौन सी इन्वेस्टमेंट थ्योरी पहले आई थी उसमें जो है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो इरविंग फिशर थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज इंट्रोड्यूस इन हिज नेचर ऑफ कैपिटल एंड इनकम 1906। जो इरविंग फिशर का जो थ्योरी आई थी वो आई थी आपके पहले 1906 में, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आई थी 1907 में। उसके बाद हायक थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1941। सेकेंड नंबर पे आया था आपका हायक थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट 1941 में। और उसके बाद मार्कोविट्ज थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट केम इन 1952। मार्कोविट्ज थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट कब आई थी 1952 में, यानी कि तीसरा ये होगा आपका मार्कोविट्ज थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद अगला आया था आपका जागोन्स 1963 न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट बेसिकली फॉर्मलाइज आइडिया पुट द फॉरवर्ड बाय फिशर, यानी कि जॉगन्स थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट कब आई थी 1963। तो इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हुआ BADC, यानी कि सबसे पहला फिशर थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट आया था, फिर हायक थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर मार्कोविट्ज थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर जॉगसन थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट आया था। अगला है द अमाउंट द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कुड बी एट्रीब्यूटेड टू, यानी कि जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो किसके कारण हो सकता है, यानी स्वायत्त निवेश किसके कारण होता है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेशंस और लेवल ऑफ नेशनल इनकम। जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है वो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण भी होता है, एक्सपेक्टेशन के कारण भी होता है यानी अपेक्षाएं के कारण भी होता है, लेवल ऑफ नेशनल इनकम के कारण भी होता है, यानी कि A, B और C इसका जो है राइट आंसर होगा। और उसके बाद अगला है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच फ्लिप्स कर्व एनालिसिस होल्ड गुड, यानी कि निम्नलिखित किस उपागम के तहत फिलिप्स वक्र सही ठहरता है, यानी कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस फिलिप्स कर्व एनालिसिस होल्ड्स गुड, यानी कि अच्छे तरह से जो है फिलिप्स वक्र ठहरता है। तो वो है आपका एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, यानी
जो अनुकूलतम अपेक्षाएं होती हैं उसमें जो है फिलिप्स वक्र सही ठहरता है। अगला है विच अमोंग द फॉलोइंग मेजर इंक्रीज लिक्विडिटी इन इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से उपाय से या किस उपाय से जो है आर्थिक प्रणाली में तरलता में वृद्धि हो सकती है, यानी लिक्विडिटी में इंक्रीज हो सकता है इन इकोनॉमिक सिस्टम। रिडक्शन इन द कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि जब हम जो है नकद आरक्षी अनुपात में कमी करेंगे, यानी रिडक्शन इन द कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि आरबीआई के द्वारा जब सीआरआर में जो है रिडक्शन किया जाएगा तो इकोनॉमिक सिस्टम में जो है तरलता में वृद्धि होगी। उसके बाद अगला है ड्यूजनबरी हाइपोथेसिस दैट कंजप्शन इनकम रिलेशनशिप, कंजप्शन और इनकम का जो रिलेशनशिप होता है वो इज नॉट एग्जैक्टली रिवर्सिबल, यानी कि ड्यूजनबरी ने यह परिकल्पना की कि उपभोग आय संबंध पूर्णतः अनुत्क्रमणीय है। उपभोग और आय का जो संबंध होता है वो पूर्णतः अनुत्क्रमणीय है, यानी कि कंजप्शन इनकम रिलेशनशिप इज नॉट एग्जैक्टली रिवर्सिबल। तो यह जो है राइट होगा। और उपभोग चालू आय पर निर्भर करता है ड्यूजनबरी की, अकॉर्डिंग टू ड्यूजनबरी। तो उपभोग जो है चालू आय पर, करंट इनकम पर डिपेंड नहीं करता है बल्कि रिलेटिव इनकम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो है सी राइट आंसर होगा, यानी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन है इन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट वेज रेट इज डिटरमाइंड बाय विच अमोंग द फॉलोइंग, यानी कि जो वेज डेवलपमेंट है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट वेज रेट किससे डिटरमाइन किया जाता है? तो अवेलेबिलिटी ऑफ सरप्लस, यानी विकास के क्लासिकी सिद्धांत में मजदूरी दर का जो निर्धारण किया जाता है वो अधिशेष की उपलब्धता के कारण होता है। किसके कारण? अधिशेष की उपलब्धता के कारण। विकास के क्लासिकी सिद्धांत में मजदूरी दर का निर्धारण कैसे होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ सरप्लस के कारण। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू केन्स द सप्लाई ऑफ मनी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट इज, यानी कि केन्स के अनुसार जो है ब्याज दर के संबंध में मुद्रा की आपूर्ति होती है। अकॉर्डिंग टू केन्स द सप्लाई ऑफ मनी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट इज, तो परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी कि केन्स के अनुसार जो है ब्याज दर के संबंध में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट के संबंध में जो है मुद्रा की आपूर्ति कैसी होती है? पूर्णतः बेलोजदार, यानी परफेक्टली इनइलास्टिक, इस प्रकार की होती है। ठीक है। और उसके बाद अगला है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंजम्पशन फंक्शन fitted by Simon Kuznets to as economic data for the period 1869 to 1929, यानी कि वर्ष 1869 से 1929 की अवधि के लिए अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों में साइमन कुजनेट्स द्वारा आसंजित किए गए उपभोग फलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। जो साइमन कुजनेट्स ने यूएस इकोनॉमिक डाटा के संबंध में 1869 और 1929 में जो अपने डाटा प्रदर्शित किया था कंजम्पशन फंक्शन के संबंध में, उसमें जो है क्या राइट है? देयर अपेयर नो कांस्टेंट टर्म इन द लीनियर कंजम्पशन फंक्शन सो फिटेड एंड द एपीसी एंड एमपीसी वेर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंस। तो इसमें जो है both statement in 1 and 2 आर करेक्ट, यानी कि स्टेटमेंट 1 और 2 जो है दोनों करेक्ट हैं साइमन कुजनेट्स का जो कंजम्पशन फंक्शन था। अगला है अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिस्ट रेफर्स टू एन anticipated inflation that reduce the real value of outstanding government debt as, यानी कि अर्थशास्त्री अप्रत्याशित स्फीति जो बकाया सरकारी ऋण के वास्तविक मूल्य को कम करता है को कहते हैं स्फीति।
कर, यानी द इन्फ्लेशन टैक्स क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन टैक्स। इकोनॉमिस्ट रेफर्स टू एन एंटीसिपेटेड, economist refers to an unanticipated inflation that reduce the real value of outstanding government debt as the इन्फ्लेशन टैक्स, यानी अर्थशास्त्री जो है अप्रत्याशित स्फीति जो बकाया सरकारी ऋण के वास्तविक मूल्य को कम करता है उसको कहते हैं स्फीति कर, यानी इन्फ्लेशन टैक्स। अगला क्वेश्चन है विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैगफ्लेशन, यानी कि इनमें से जो है स्टैगफ्लेशन यानी स्फीति गतिरोध की विशेषता नहीं है। तो हाई इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ और हाई अनएम्प्लॉयमेंट तो जो है स्टैगफ्लेशन के करेक्टरिस्टिक्स हैं, जबकि हाई एम्प्लॉयमेंट यानी उच्च रोजगार जो है वो स्टैगफ्लेशन के करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। अगला क्वेश्चन है नव क्लासिकी समृद्धि मॉडल में किस बचत फलन का प्रयोग किया गया, यानी कि द सेविंग फंक्शन यूज्ड इन द न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल इज ए, यानी कि क्या था अगला क्वेश्चन कि द सेविंग फंक्शन यूज्ड द सेविंग फंक्शन यूज्ड इन द न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल इज ए, यानी कि नव क्लासिकल समृद्धि मॉडल में किस बचत फलन का प्रयोग किया गया है, तो प्रोपोर्शनल सेविंग फंक्शन यानी समानुपातिक बचत फलन का जो है प्रयोग किया गया न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल में। अगला क्वेश्चन है क्लासिकल डाइकोटोमी रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो क्लासिकल डाइकोटोमी है वो क्या रेफर्स करती है, यानी क्लासिकल डाइकोटोमी रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसको रेफर्स करती है, किसको फॉलो, निम्नलिखित में से कौन क्लासिकी द्वैधता को यानी कि क्लासिकल द्वैधता को संदर्भित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लासिकल द्वैधता को संदर्भित करता है आपका मुद्रा का प्रभाव वास्तविक चरों जैसे रोजगार और उत्पादन पर नहीं अपितु कीमत स्तर पर होता है, यानी कि क्लासिकल डाइकोटोमी का कहना है इन्फ्लुएंस ऑफ मनी, यानी कि जो मुद्रा का प्रभाव है यानी इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इज नॉट ऑन द रियल वेरिएबल लाइक एम्प्लॉयमेंट आउटपुट बट ऑन प्राइस लेवल, यानी कि प्राइस लेवल पे जो है ये निर्भर करता है या प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है ये जो है मैच करना है लिस्ट 1 टू लिस्ट 2, यानी कि केन्ज ने जो है कौन सी थ्योरी दी थी और इरविंग फिशर ने कौन सी थ्योरी दी थी, विक्सेल ने और क्लासिकल ने, यानी केन्ज ने जो है इंटरेस्ट इन मॉनेटरी फिनोमेना, यानी कि ब्याज मौद्रिक प्रघटना है। केन्ज का कहना है कि ब्याज जो है मौद्रिक प्रघटना है। इंटरेस्ट इज मॉनेटरी फिनोमेनन, केन्ज का क्या कहना है कि इंटरेस्ट इज मॉनेटरी फिनोमेनन। और उसके बाद इरविंग फिशर का कहना है कि इंटरेस्ट इज नॉन मॉनेटरी फिनोमेनन, यानी कि ब्याज अमौद्रिक प्रघटना है, किसका कहना है, इरविंग फिशर का। और उसके बाद विक्सेल का कहना है कि इंटरेस्ट इज बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फिनोमेनन, यानी कि विक्सेल का कहना है कि इंटरेस्ट इज बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फिनोमेनन, यानी ब्याज अमौद्रिक और मौद्रिक प्रघटना दोनों है। और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना है इंटरेस्ट इज रियल फिनोमेना, यानी कि जो ब्याज है वो वास्तविक प्रघटना है। देखो केन्ज का क्या कहना है कि इंटरेस्ट इज मॉनेटरी फिनोमेनन एंड इरविंग फिशर का कहना है इंटरेस्ट इज नॉन मॉनेटरी फिनोमेनन। विक्सेल का कहना है इंटरेस्ट इज बोथ मॉनेटरी फिनोमेनन एंड नॉन मॉनेटरी फिनोमेनन। और क्लासिकल का कहना है इंटरेस्ट इज रियल फिनोमेनन। उसके बाद इन द एडजस्टेंट डायग्राम, यानी कि जो ये डायग्राम दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट विल अल्टर द एग्रीगेट डिमांड कर्व, यानी कि
दिए गए आरेखन में से कौन सा प्रभाव सकल मांग वक्र यानी एडी को प्रवर्तित करेगा? कौन सा मांग जो है, कौन सा प्रभाव एडी को, कौन सा प्रभाव सकल मांग वक्र एडी वक्र को प्रभावित करेगा? यानी कि एक्स एक्स पे जो है इनकम को डिनोट किया है, वाई एक्स पे प्राइस को, और जो है एडी जो है वो एग्रीगेट डिमांड है यानी सकल मांग वक्र है। यह जो है क्या दर्शाता है आपका? ट्रेड इफेक्ट, लिक्विडिटी इफेक्ट एंड वेल्थ इफेक्ट, यानी कि व्यापार प्रभाव, तरलता प्रभाव और संपत्ति प्रभाव को प्रदर्शित करता है। और उसके बाद अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है निम्न में से, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन गुणक प्रभाव में रिसाव के रूप में माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज लीकेज इन द फोर्स ऑफ मल्टीप्लायर, यानी कि मल्टीप्लायर में जो है कौन लीकेज का काम करता है? तो मल्टीप्लायर में जो है हायर प्रोपेंस टू इम्पोर्ट, हायर मार्जिनल प्रोपेंस टू सेव, यानी कि हायर प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, हायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, बूथ जो है 1 और 2 वो लीकेज इन द फोर्स ऑफ मल्टीप्लाई, यानी कि गुणक प्रभाव में रिसाव के रूप में जाना जा सकता है। आयात की उच्चतर प्रवृत्ति और बचत करने की उच्चतर सीमांत जो है वो गुणक प्रभाव में रिसाव के रूप में जाना जा सकता है। और उसके बाद अगला है एज पर ISLM फ्रेमवर्क एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंड विल रिजल्ट इन, यानी कि ISLM प्रारूप के अंतर्गत जो है जब सरकारी व्यय में वृद्धि होती है तो क्या परिणाम स्वरूप क्या होगा? यानी कि क्या होगा जब ISLM फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकारी व्यय में जब वृद्धि होती है तो क्या रिजल्ट आएगा? आय और ब्याज दर दोनों में वृद्धि होगी, यानी इंक्रीज इन इनकम एंड इंटरेस्ट रेट बूथ, यानी कि ISLM फ्रेमवर्क में जो है जैसे ही गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होता है तो इनकम एंड इंटरेस्ट रेट बूथ जो है वो इंक्रीज करेंगे, आय और ब्याज दर दोनों में वृद्धि होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये है कि किस, ये जो है मैचिंग वाले क्वेश्चन है। मैचिंग वाला पहला क्वेश्चन है कि केंज ने कौन सी थ्योरी दे रखी है? अभी हमने जाना केंज ने जो है ब्याज का मौद्रिक प्रघटना सिद्धांत है, यानी केंज का कहना है इंटरेस्ट इज मॉनेटरी फिनोमिनन, इंटरेस्ट इज मॉनेटरी फिनोमिनन, और इरविंग फिशर का कहना है इंटरेस्ट इज नॉन मॉनेटरी फिनोमिनन। इरविंग फिशर क्या कहते हैं? इंटरेस्ट इज नॉन मॉनेटरी फिनोमिनन। और विक्सल का क्या कहना है कि इंटरेस्ट इज बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फिनोमिनन। एंड क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट इज रियल फिनोमिनन, यानी कि ब्याज वास्तविक प्रघटना है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है अडोल्फ वैगनर डिवाइडेड पब्लिक एक्सपेंड इनटू 2 कैटेगरीज सच एज, यानी कि जो एडोल्फ वैगनर थे उन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर को जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। वो है, पहला है एक्सपेंडिचर फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड एक्सपेंडिचर फॉर कल्चर एंड वेलफेयर। एडोल्फ वैगनर ने जो है एक्सपेंडिचर को यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर को 2 भागों में बांटा था। पहला भाग था कि एक्सपेंडिचर फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, एक्सपेंड करते हैं पब्लिक एक्सपेंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए, एंड दूसरा करते हैं सिक्योरिटी फॉर कल्चर एंड वेलफेयर के लिए। एंड अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू Keynes, the quantity theory of money is a truism because the theory states that, यानी कि केन्स के अनुसार जो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज ट्रूइज्म बिकॉज द थ्योरी ऑफ स्टेट दैट टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी पेड फॉर गुड्स एंड सर्विस मस्ट इक्वल देयर वैल्यू, यानी कि केन्स का कहना है कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी is a truism because the theory state that total quantity of money paid for goods and service must equal their value.
अगला क्वेश्चन है, इन ISLM मॉडल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इज, ISLM मॉडल के अंतर्गत जो है एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या होगा, स्मॉलर देन सिंपल केंजियन मॉडल, स्मॉलर देन सिंपल केंजियन मॉडल के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद अगला है, अकॉर्डिंग टू केन्स द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज टूरिज्म बिकॉज द थ्योरी स्टेट दैट टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी पेड फॉर गुड्स एंड सर्विस मस्ट इक्वल देयर वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, इन क्लासिकल इकोनॉमिक मॉडल दैट फुल एम्प्लॉयमेंट इज इंश्योर्ड बाय, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अनुसार जो है मॉडल द फुल एम्प्लॉयमेंट इज इंश्योर्ड बाय ए फॉलिंग एग्रीगेट कर्व, यानी कि एग्रीगेट जो डिमांड कर्व हो वो फॉलिंग करता है, बट वर्टिकल एएस कर्व यानी जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है वो इंक्रीज करता है। अगला है, इफ प्लान सेविंग इज ग्रेटर देन प्लान इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्लान सेविंग इज ग्रेटर देन प्लान इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्लान जो सेविंग है वो ग्रेटर होगा आपका प्लान इन्वेस्टमेंट, तो क्या रिजल्ट होगा, तो आउटपुट विल बी डिक्रीज। प्लान सेविंग इज ग्रेटर प्लान इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर इज लेस देन व्हाट प्रोड्यूसर एक्सपेक्टेड, ग्रेटर अनसोल्ड स्टॉक, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। तो अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। द IS कर्व इज फ्लैटर, लोअर द वैल्यू ऑफ द केंजियन मल्टीप्लायर एंड लोअर द इंटरेस्ट रेसिस्टिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी किंसवादी गुणक का मूल्य जितना कम होगा, किंसवादी गुणक का मूल्य जितना कम होगा और निवेश की ब्याज संवेदनशीलता जितनी कम होगी, IS वक्र उतना सपाट होगा, IS वक्र उतना क्या होगा, सपाट होगा। यह जो है ये गलत है। किंसवादी गुणक का मूल्य जितना कम होगा और निवेश की ब्याज संवेदनशीलता जितनी कम होगी, IS वक्र उतना ढलवा या प्रपाती होगा, यानी कि द IS कर्व इज स्टीपर, लोअर द वैल्यू ऑफ द केंजियन मल्टीप्लायर एंड लोअर द इंटरेस्ट रेसिस्टिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये जो है राइट है, यानी कि द IS कर्व इज स्टीपर, IS कर्व जो है स्टीपर होगा, लोअर द वैल्यू ऑफ द केंजियन मल्टीप्लायर, यानी कि केंजियन की जो मल्टीप्लायर वैल्यू होगी वो लोअर होगी, एंड लोअर द इंटरेस्ट रेसिस्टिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद है, ये भी सही है कि द पोजिशन ऑफ LM कर्व डिपेंड्स नेगेटिवली ऑन द प्राइस लेवल एंड द रेसिस्टिवनेस ऑफ द मनी डिमांड टू द चेंज इन इनकम, यानी कि जो LM कर्व है या LM वक्र है कि इसकी कीमत स्तर तथा आय में परिवर्तन के प्रति मुद्रा की मांग की संवेदनशीलता पर ऋणात्मक रूप से निर्भर करती है। राइट होगा। The LM curve is flatter the larger the interest resistiveness of the money demand and the lower the income resistiveness of the money demand, यानी कि जो LM कर्व है इस फ्लैटर, LM कर्व क्या होगा, फ्लैटर होगा जब लार्ज द इंटरेस्ट रेसिस्टिवनेस ऑफ द मनी डिमांड एंड द लोअर द इनकम रेसिस्टिवनेस ऑफ द मनी डिमांड, यानी मुद्रा की मांग ब्याज संवेदनशीलता जितनी अधिक होगी और मुद्रा की मांग की आय संवेदनशीलता जितनी कम होगी उतना ही LM कर्व क्या होगा, सपाट होता है। अगला है, इसमें जो है डेफिसिट है, जो प्रेजेंट में डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट यानी रिवाइज एस्टिमेट है, फिजिकल 2022-23 में फिजिकल डेफिसिट 6.4, रेवेन्यू डेफिसिट है 4.1, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 2.9 एंड प्राइमरी डेफिसिट 3। और बजट में जो एस्टिमेट है फिजिकल डेफिसिट वो है 5.9, रेवेन्यू डेफिसिट 2.9, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 1.7 एंड प्राइमरी डेफिसिट जो है वो है 2.3। अगला क्वेश्चन, द वेबलन इफेक्ट डिस्क्राइब द प्रिसीव्ड कंसेप्शियस वैल्यू अटैच द परचेस, यानी वेबलन इफेक्ट क्या होता है कि द वेबलन इफेक्ट डिस्क्राइब द प्रिसीव्ड कंसेप्शियस वैल्यू अटैच द परचेस, और
The Snov effect describe how the perceived unique value attached to the product is affecting an individual purchase intention. Or bandwagon effect. The bandwagon effect describes the perceived social value attached to a product and thus emphasize the effect of other. Or hedonic price. The hedonic effect explains the emotional value tied to a purchase to the consumer. The perfection effect explains that individual engage in luxury consumption due to the perceived quality value associated with a purchase. Using the बिजनेस सेक्टर डिजायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल के डिपेंड्स ऑन, यानी कि द बिजनेस स्टॉकर्स डिजायर स्टॉक ऑफ कैपिटल डिपेंड्स ऑन एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दो बिजनेस सेक्टर डिजायर करता है स्टॉक ऑफ कैपिटल के डिपेंड्स ऑन किस पे, एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगला है अजर्सन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। द इंडिविजुअल स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज अ डिसकंटिन्यूअस वन। रीजन है बिकॉज द एग्रीगेट स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी फंक्शन इज स्मूथ डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी कि both A and R are correct and R is not correct explanation of A, यानी कि द इंडिविजुअल स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज अ डिसकंटिन्यूअस वन, यानी कि इंडिविजुअल का जो है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज डिसकंटिन्यूअस वन। और रीजन बिकॉज द एग्रीगेट स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी फंक्शन इज स्मूथ डाउनवर्ड स्लोपिंग with liquidity trap at extremely low interest rate. तो both A and R are correct and R is not correct explanation of A होगा। ठीक है, अगला है आपका ES&ED, यानी कि जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा तो बर्डन ऑफ टैक्स इक्वली डिवाइडेड बिटवीन बायर्स एंड सेलर, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगा तो बर्डन ऑफ टैक्स यानी टैक्स का जो भार होगा इक्वली डिवाइडेड बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज बाय वो 0.5% ऑफ टैक्स। जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो बर्डन ऑफ टैक्स इज मोर ऑन कंज्यूमर, यानी कि जो टैक्स का बर्डन होगा वो कंज्यूमर पे मोर होगा, यानी कि प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज बाय मोर देन 0.5% ऑफ टैक्स। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो लेस होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो बर्डन ऑफ टैक्स फॉल मोर ऑन सेलर, यानी कि टैक्स का जो बर्डन होगा वो सेलर पे अधिक होगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस होगा जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो बर्डन ऑफ टैक्स फॉल मोर ऑन सेलर, यानी कि सेलर के पास मोर बर्डन होगा टैक्स का। When elasticity of demand is perfectly elastic और elasticity of supply in inelastic, यानी कि elasticity of demand is perfectly elastic और elasticity of supply is inelastic तो entire burden on seller, तो जो बर्डन होगा वो पूरा ही सेलर के ऊपर होगा। कब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इनइलास्टिक होगा तो इंटायर बर्डन यानी कि जो पूरा बर्डन होगा वो सेलर के ऊपर होगा। व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इलास्टिक तो एंटायर बर्डन ऑन बायर, यानी कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इज परफेक्टली इलास्टिक होगा और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इलास्टिक तो एंटायर बर्डन ऑन बायर, यानी कि बायर के ऊपर होगा। और जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनइलास्टिक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि
जब जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होगी और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, तो इंटायर बर्डन ऑन बायर के ऊपर बर्डन पड़ेगा। बायर के ऊपर बर्डन, पूरा बर्डन कब कब होगा, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इलास्टिक, तो एंटायर बर्डन ऑन बायर। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनइलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, तो एंटायर बर्डन ऑन बायर। और जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इनइलास्टिक, तो उसमें जो है एंटायर बर्डन ऑन सेलर पे पड़ेगा। व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इलास्टिक और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, तो एंटायर बर्डन ऑन सेलर पे। एंटायर बर्डन ऑन सेलर पे कब कब पड़ेगा, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, तो entire burden on seller, and elasticity of demand is perfectly elastic and elasticity of supply is inelastic, तो entire burden on seller के ऊपर होगा। ठीक है, अगला है अल्टरनेट ट्रेड थ्योरी। अल्टरनेटिव ट्रेड थ्योरी जो है ये है, पहली अल्टरनेटिव थ्योरी है प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी, जो आपका 1996 या 1966 पोजनर एंड वर्नोन ने दिया था। पोजनर एंड वर्नोन ने 1966 में दिया था प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी। उसके बाद डायनामिक कंपेयर एडवांटेज थ्योरी। डायनामिक कंपेयर एडवांटेज थ्योरी जो है 1973 में रोजर डब्ल्यू क्लेन ने दिया था। डायनामिक कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी 1973 में रोजर डब्ल्यू क्लेन ने दिया था। लिंडर्स थ्योरी ऑफ ओवरलैपिंग डिमांड। लिंडर्स थ्योरी ऑफ ओवरलैपिंग डिमांड 1961 में स्टेफन लिंडर ने दिया था। स्टेफन लिंडर ने। ग्रेविटी मॉडल सोशल फिजिक्स स्कूल। ग्रेविटी मॉडल सोशल फिजिक्स स्कूल जो है 1962 में जेन टिनबर्जन ने दिया था। ग्रेविटी मॉडल 1962 में जेन टिनबर्जन ने। इकोनॉमिक ऑफ स्कूल 1979 में पॉल क्रूगमैन। ये जो अल्टरनेटिव ट्रेड थ्योरी। अल्टरनेटिव ट्रेड थ्योरी में प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी 1961 में पोस्नर ने दिया था और उसके बाद 1966 में वर्नोन ने दिया था। डायनामिक कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी 1973 में रोजर डब्ल्यू क्लेन ने दिया था। लिंडर्स थ्योरी ऑफ ओवरलैपिंग डिमांड 1961 में स्टेफन लिंडर ने दिया था। उसके बाद ग्रेविटी मॉडल यानी सोशल फिजिक्स स्कूल 1962 में जेन टिनबर्जन ने दिया था। उसके बाद अगला था इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल 1979 में पॉल क्रूगमैन ने दिया था। अगला है क्रोनोलॉजी ऑफ ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरी। ये है कुछ ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरी। पहला है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, यानी कि 1776 में एडम स्मिथ ने दिया था एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी 1776 में। उसके बाद रिलेटिव या कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी 1817 में डेविड रिकार्डो में। उसके बाद हेक्सर ओलिन सैमुअल्सन मॉडल, यानी कि इसको जो है HOS मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है 1919 में हेक्सर ने, 1933 में जो है ओलिन ने, यानी कि ओलिन का जो हेक्सर जो है ओलिन के शिष्य थे। और उसके बाद 1949 में जो है सैमुअल्सन ने हेक्सर ओलिन मॉडल या सैमुअल्सन मॉडल दिया था, यानी HOS मॉडल दिया था। इसे जो है एली हेक्सर एंड बर्टिन ओलिन भी कहा जाता है। हेक्सर ओलिन थ्योरी यानी फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी 1919 या 1933। स्टॉल्पर सैमुअल्सन थ्योरी 1941। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी 1948। रिब्जिनस्की थ्योरम 1955।
हैबलर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गॉटफ्राइड हैबरनेट 1936, लियोन्टी पैराडॉक्स फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल 1953, लियोन्टी पैराडॉक्स फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल 1953 में। अगला है, ये है 5 ईयर प्लानिंग। इसमें जो है फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था वो था आपका 1951 से 56 में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो है फोकस किया गया था एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और इसमें जो है ग्रोथ का जो टारगेट रखा गया था वो रखा गया 2.1%, और जो अचीव किया गया था वो किया गया था आपका 3.6%। एंड उसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है 1956 से 61 तक चला था। इसमें फोकस किया गया है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि तीव्र औद्योगिकरण पर जो है सेकेंड 5 ईयर प्लान में फोकस किया गया था। इसका जो ग्रोथ था टारगेट वो था 4.5% और अचीव किया गया था 4.27। और उसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान जो है 1961 से 66 तक चला गया। इसमें जो है जो फोकस किया गया था थर्ड 5 ईयर प्लान में वो किया गया था सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 1966 तक चला और इसमें जो फोकस किया गया था वो किया गया था आपका सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। एंड फोर्थ 5 ईयर प्लान ये जो है 1969 से 1974 तक चला था। इसमें जो है फोकस किया गया सेल्फ सफिशिएंसी एंड इन फूड एंड सेल्फ रिलायंस। इसमें भी जो है फोर्थ 5 ईयर में फोकस किस में किया गया था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड एंड सेल्फ फाइनेंस रिलायंस के ऊपर जो है फोकस किया गया था। इसका जो ग्रोथ टारगेट था वो था 5.7% और जो अचीव किया गया था वो किया गया था 3.30%। और उसके बाद फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 79 तक चला था। इसमें फोकस किया गया था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस यानी कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान में जो फोकस किया गया था वो किया गया था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी यानी कि पॉवर्टी को रिमूव करना एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। एंड 5 ईयर प्लान 1980 से 85 के बीच में चले थे। इसमें फोकस किया था पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट यानी कि 5 ईयर प्लान में जो फोकस किया गया था पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट पे। उसके बाद सेवन्थ 5 ईयर प्लान में जो है वो चला था आपका 1985 से 1990 तक। इसमें फोकस किया गया था आपका प्रोडक्टिविटी एंड वर्क यानी कि सेवन्थ 5 ईयर प्लान में प्रोडक्टिविटी एंड वर्क पे फोकस किया था और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे जो है फोकस किया था सेवन्थ 5 ईयर प्लान में। इसका जो ग्रोथ टारगेट था वो था 5.0% और जो अचीव किया गया था वो किया गया था 5.8%। और उसके बाद एट्थ 5 ईयर 1992 से 1997 तक चला था। इसमें फोकस किया गया था प्लान विथ ह्यूमन फेस यानी जो एट्थ 5 ईयर प्लान था उसमें फोकस किया गया था प्लान विथ ह्यूमन फेस एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एट्थ 5 ईयर प्लान में क्या किया था कि प्लान विथ ह्यूमन फेस और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे जो है फोकस किया गया था। इसका जो ग्रोथ टारगेट था वो था 5.6% और अचीव किया गया था 5.8%। और उसके बाद नाइन्थ 5 ईयर प्लान जो है 1997 से 2002 तक चला था। इसमें फोकस किया गया था ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्विटी यानी कि जो नाइन्थ 5 ईयर प्लान था उसमें किस में फोकस किया था ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्विटी। और इसका जो ग्रोथ टारगेट था वो था आपका 6.5% और जो अचीविंग टारगेट था वो है 5.5%।
और उसके बाद 10th 5 ईयर प्लान। 10th 5 ईयर प्लान जो है 8 पॉइंट, इसमें जो है ग्रोथ रखा गया था 8.1 का टारगेट, 8.1 का, और अचीव किया 7.8 का। 10th 5 ईयर प्लान जो है 2002 से 2007 तक चला था। इट वॉज एम टू डबल द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट 10 ईयर, यानी कि जो 10th 5 ईयर प्लान था वो लागू हुआ आपका 2002 में और 2007 तक चला। और इसका जो एम था या उद्देश्य था या फोकस किया गया, इंडिया का पर कैपिटा इनकम को डबल करना इन द नेक्स्ट 10 ईयर में। और 11th 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान जो है 2007 से 2012 तक चला था। इसमें फोकस किया गया था फास्टर ग्रोथ एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि 11th 5 ईयर प्लान में जो है क्या फोकस किया गया था, फास्टर ग्रोथ एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। और जो इसका जो ग्रोथ टारगेट था वो था 8.1% और अचीविंग था 7.9%। और उसके बाद 12th 5 ईयर प्लान, ये जो है 2012 से 2017 तक चला। इसमें जो फोकस किया गया था फास्टर मोर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इसमें फोकस किया गया था फास्टर मोर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसमें जो ग्रोथ टारगेट था 9.9 से 9.5 तक जो है इसका ग्रोथ टारगेट था, और जो अचीव किया गया था वो था 8.0। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह वीडियो जो है आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुई होगी। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।